नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम बुलेटिन गंगा प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। तो सुबह के बज गए हैं 9 और वक्त हमारे प्राइम बुलेटिन का है। तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण के मामलों पर सुनवाई होनी है, जिसमें यूपी सरकार को ब्लूप्रिंट पेश करना है। क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब बातों पर हम नजर डालेंगे। तो यूपी में कोरोना संक्रमण पर हाईकोर्ट में सुनवाई है और हाईकोर्ट के सामने ब्लूप्रिंट यूपी सरकार पेश करेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और कोरोना संक्रमण पर जो कदम उठाए गए हैं अब तक, उन कदमों का ब्यौरा देना होगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ब्लूप्रिंट मांगा था, राज्य सरकार की तारीफ भी की गई थी। हाईकोर्ट ने सुझाव भी कुछ दिए थे। तो आज ब्लूप्रिंट देना है कि क्या काम किए हैं, वो अस्पतालों से संबंध में कि कितने बेड्स बढ़ाए गए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड भी योगी सरकार के नाम है 1 लाख बेड्स का। उसके बाद कोरोना की जांच के मामले की बात करें तो लक्ष्य लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे लक्ष्य किया गया रोजाना सैंपल्स की जांच का। उसके बाद जिस तरह से शेल्टर होम्स बनाए गए या प्रवासियों को लेकर आए, उनके इंतजाम, उनकी स्क्रीनिंग, उसके बाद क्वारंटीन उनको करना, तो कोरोना के काल में सारी चीज़ें हुई। लोगों को राहत भी देना, चाहे वो उनको खाद्यान्न वितरित करवाना हो या आर्थिक मदद करना हो, ये सारे कदम कोरोना संक्रमण के दरमियान उठाए गए और इन सारे कदमों की जानकारी आज योगी सरकार देगी। ब्लूप्रिंट मांगा गया था और वो ब्लूप्रिंट आज कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि इस ब्लूप्रिंट से बहुत सारी चीज़ें आप तक भी पहुंच जाएंगी। मसलन कि इस राज्य सरकार ने एग्जैक्ट क्या क्या कदम उठाए, कितना खर्च हुआ है, ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी। तो यूपी में कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। इस खबर को आप समझ लीजिए। खबर में ये है कि आज हाईकोर्ट में कोरोना से निपटने का ब्लूप्रिंट सरकार देगी, ब्यौरा देना है। हाईकोर्ट के सुझावों पर कदम क्या उठाए गए, इसका ब्यौरा देना है। पिछली सुनवाई में सरकार के एक्शन में तेजी लाने को कहा था कि और तेजी लेकर आए, तारीफ भी की थी, लेकिन कहा था थोड़ा और तेजी लेकर आए। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सराहा था, जैसा कि हम जिक्र करें कि तारीफ की थी। सरकार को कोर्ट ने सिस्टमैटिक टेस्टिंग का सुझाव दिया था, एक सिस्टमैटिक, और यह भी कहा था कि ब्लाइंड टेस्टिंग की जाए, रैंडम टेस्टिंग की जाए। अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटर्स में सुविधाएं और बढ़ाने के लिए कहा गया था। इसके साथ साथ जिले के कुछ वार्ड में हर घर से एक सैंपल का सुझाव दिया था और इस पर योगी सरकार आगे बढ़ भी रही है। अभी प्रयागराज को नोडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर तैयार करने का सुझाव दिया गया था। तो हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं संतोष, तो हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए मोहम्मद मोइन। संवाददाता मोइन हमें बताएंगे कि सुनवाई कितने बजे होने वाली है और क्या कुछ आज होने वाला है। तो संतोष से हम जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं राज्य की योगी सरकार की, किस तरह से तैयार किया गया ब्लूप्रिंट। सबसे पहले मैं मोइन आपके पास आना चाहूंगा, आप दर्शकों को बताएं पूरा का पूरा मामला और बताएं कितने बजे सुनवाई आज। जी बिल्कुल, पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण से निपटने के जो इंतजाम किए गए हैं उनकी तारीफ की थी। हालांकि इसे अपर्याप्त माना था और उत्तर प्रदेश सरकार को तमाम सुझाव दिए थे और सरकार से कहा था कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसमें और तेजी लाई जाए। साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से तमाम सुझाव दिए गए थे। उन सुझावों में ये था कि जैसे प्रयागराज को मॉडल जिले के रूप में पेश किया जाए। प्रयागराज में कुछ वार्डों को सिलेक्ट कर लिया जाए, 4 से 5 वार्डों को, जहां हर घर से किसी एक व्यक्ति का सैंपल लिया जाए। तो कोर्ट की मंशा ये थी कि कोरोना के संक्रमण के बाद जिंदगी को फिर से पटरी पर लाया जाए, इसके साथ साथ लोगों के अंदर से कोरोना के खौफ को कम किया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, क्या इंतजाम किए हैं और कोर्ट के जो सुझाव थे उस पर किस तरह से वो अमल कर रही हैं, उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा और उस ब्लूप्रिंट को आज कोर्ट के सामने पेश करना होगा। सुनवाई दोपहर करीब 2 बजे होने की उम्मीद है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले
ब्लूप्रिंट पेश करेगी, उसके बाद जो याचिका करता है वो अपनी आपत्तियां दाखिल करेंगे और फिर कोर्ट कोई दिशा निर्देश जारी करेगी। आगे के लिए क्या सुझाव होंगे वो कोर्ट बता सकती है, आगे के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मोइन, मैं आपके पास लौट रहा हूं, जरा संतोष के पास चलते हैं और संतोष जी जानते हैं कि योगी सरकार ने जो ब्लूप्रिंट आज देना है, क्या तैयारियां उसकी हुई है, संतोष बताएं। देखिए, हाईकोर्ट ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने किस तरीके की तैयारियां की हैं, तो उसको लेकर के आज जो हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलील दी जाएगी, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश में जो कोविड के लिए डेडिकेटेड जो अस्पताल हैं, L1, L2 और L3, इन अस्पतालों में जो बेड हैं जहां पर मरीजों को रखा जा करके उनका इलाज किया जा सके, उनकी संख्या 1.5 लाख के लगभग पहुंच चुकी है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मरीजों को, अगर कोई कोरोना संक्रमित आता है तो उनके इलाज के लिए पर्याप्त अस्पताल हैं और बेड हैं। दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार दलील दे सकती है कि जो 16 सीनियर IAS अफसर, चाहे आगरा हो, नोएडा हो, मेरठ हो, लखनऊ हो, तमाम जो भी जिले ज़्यादातर कोरोना से संक्रमित हैं, जहां पर रोज़ 50 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, वहां पर संक्रमण को रोकने के लिए जिले के DM के अलावा, वहां पर CMO के अलावा अलग से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अधिकारी पे वहां पर तैनात किए उनको भेजा है। चाहे आगरा की बात करें, नोएडा की बात करें, तो इस तरीके से 16 सीनियर IAS अफसरों की टीम लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें मेडिकल स्क्रीनिंग की, यानी कि कैसे कोरोना के संक्रमण को समय रहते रोका जा सके और अगर किसी के अंदर संक्रमण है तो उसका डिटेक्शन किया जा सके, उसको डिटेक्ट किया जा सके। इसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख मेडिकल स्क्रीनिंग टीमें बनाई हैं और जिसको कि 1.5 लाख किए जाने की योजना है। इन तमाम योजनाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार आज हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी कि उसके द्वारा माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं, वो सीरियस है और लोगों में न सिर्फ संक्रमित लोगों का इलाज करने में बल्कि संक्रमण को रोकने के लिए भी उसने क्या शहर क्या गाँव में पूरे इंतजाम किए हैं। शहरों में जो डेडिकेटेड टीम्स हैं वो काम कर रही हैं, गांव में ग्राम समितियां काम कर रही हैं, ग्राम प्रधानों को इस बात की जिम्मेदारी दे दी गई है कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना दे दी जाए और उसके बाद उसका कोरोना टेस्ट कराया जाए। जो सैंपलिंग है उसकी भी मात्रा बढ़ाई जा रही है, यानी कि पहले जो लैब्स थी उनकी संख्या बढ़ाई गई, उसके बाद जो यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर एक तरीके से कोरोना के काल में खड़ा किया गया, उस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई एक जानकारियां आज रखने वाली योगी सरकार। संतोष, में लौट रहा हूं आपके पास, मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, सरकार की तरफ से कौन रखने वाला इस ब्लूप्रिंट को आज हाईकोर्ट के समक्ष? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो ब्लूप्रिंट पेश करेंगे। और पिछली सुनवाई के दौरान हमने देखा था कि कोर्ट का ज्यादा फोकस इस बात को लेकर के था कि ज्यादा से ज्यादा जांच की जाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो, ताकि इस बात का पता चल सके कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ तो हम नहीं बढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज से कई शहरों में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किए जा रहे हैं, प्रयागराज भी उनमें शामिल है। इसके लिए प्रयागराज में 6 सेंटर बनाए गए हैं और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज से ही जो है वो ट्रूनेट टेस्ट के भी निर्देश दे दिए गए हैं। प्रयागराज की बात करें तो 4 जगहों पर ट्रूनेट टेस्ट होने हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा यही है, उसकी मंशा यही है कि आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पक्ष रखा जाए तो इन सारे तथ्यों को रखा जाए, इस पूरे आंकड़े को रखा जाए कि जो कोर्ट की मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जाएं, तो उसकी व्यवस्था कर दी गई है और आज से उसको अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया गया है। ठीक है संतोष, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि संतोष, हाईकोर्ट ने इससे पहले जब सुनवाई की थी कुछ सुझाव भी दिए थे, मसलन कि रैंडम टेस्टिंग को लेकर भी कहा गया था कि रैंडम टेस्टिंग आप करें। तो इन सुझावों पर इस दरमियान अमल कितना हो और इसके साथ साथ कोरोना से जुड़े हुए ही ब्लूप्रिंट रखा जाएगा या योगी सरकार ने कोरोना के काल में लोगों को आर्थिक तौर पर या खाद्यान्न जो वितरित हुआ इससे संबंधित सारी जानकारियां, ये सारी जानकारियां आज कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी? बिल्कुल, आज कोर्ट के समक्ष सभी जानकारियां रखी जाएंगी। रैंडम टेस्टिंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले जब कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था तो टेस्टिंग की जो संख्या थी उसको लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। लैब्स को बढ़ाया गया, पहले शुरुआत में सिर्फ KGMU में और मेरठ में टेस्टिंग होती थी, उसके बाद झांसी में होने लगी, कानपुर में तो हर शहर में लगातार जो टेस्टिंग लैब्स हैं वो बढ़ाई गई। उसके बाद जो टेस्टिंग की कैपेसिटी थी उत्तर प्रदेश सरकार की वो बढ़ाई गई हैं और अभी भी बढ़ाई जा रही हैं।
और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज अपनी टीम 11 के साथ बैठक करते हैं और कोरोना के लेकर के ही वो करीब 1 से 1.5 घंटे की बैठक करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में क्या हालात हैं और आने वाले 24 घंटों में वो किस तरीके से अपनी क्या कार्य योजना बनाएंगे। और इसके साथ ही प्रवासी मजदूर जो गाँव में पहुँचे, शहरों में पहुँचे, उनको किस तरीके से क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनको फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, उनकी टेस्टिंग कराई जा रही है। क्योंकि जो प्रवासी मजदूर सबसे ज़्यादा जब गांव में पहुंचे, शहरों में पहुंचे, तो वहां पर संक्रमण ज़्यादा फैला, तेज़ी से फैला। यही वजह थी कि हाईकोर्ट की भी चिंता बढ़ी कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ लिया कि उसने कोरोना से निपटने के लिए किस तरीके का ब्लूप्रिंट बनाया है। ठीक है। सरकार भी पहले से जानती थी कि प्रवासी मजदूर उसके लिए चुनौती हो सकते हैं, लिहाजा उसने प्रवासी मजदूरों की न सिर्फ शिनाख्त बल्कि उनकी टेस्टिंग के लिए शहर से लेकर गाँव तक पूरी प्लानिंग कर रखी है। शहर में सभासद हो या गांव में ग्राम प्रधान, सभी को जिम्मेदारी यानी कि कुल मिलाकर जो प्लानिंग की गई थी उस प्लानिंग को आज बताने का वक्त आ गया है और आज कोर्ट के सामने ये सब बताया जाएगा, ब्लूप्रिंट रखा जाएगा। संतोष आपका और मोहम्मद मोइन आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और मोइन, हम आपके पास आते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। एक और बड़ी खबर, आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। चिंताजनक बात है और खबर भी चिंताजनक है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। डीजल की कीमतें कितनी बढ़ी, आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 14 पैसे महंगा हो। नहीं, देखिए, मुझे तो मानना है कि जो गवर्नमेंट के जो नीतियां हैं उनके अनुसार तो देशवासियों को चलना ही होगा और सभी को जानकारी है कि जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं आती, ये मार्केट रेट पे चलती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हाँ, अगर थोड़े से रेट कम होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, सभी नागरिकों पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि एक सरकार की नीतियां हैं तो नीतियों का पालन करना हम नागरिकों का दायित्व है। हाँ, पेट्रोल की अपेक्षा थोड़ा डीजल हाँ वो फ़र्क पड़ता है। अगर डीजल के रेट बढ़ते हैं तो जो महंगाई होती है, क्योंकि गुड्स और जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वो सब डीजल की। तो हम लगातार आपको कुछ बयान भी बीच बीच में सुनवाते रहेंगे। ये दरअसल लोगों की बातें हैं। तो इस बीच में देश में अनलॉक शुरू होते ही तेल की कीमतें जबरदस्त बढ़ रही हैं, लगातार इजाफा। और 19वें दिन डीजल के दाम बढ़े तो 18वें दिन पेट्रोल के दामों में इजाफा जो है नहीं हुआ था। पेट्रोल इजाफा नहीं हुआ था, डीजल के दाम बढ़े थे। और इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती कीमतों को लेकर अब सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्षी पार्टियां केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ तेल के दामों में हो रहे इजाफे को लेकर रणनीति बना रहे हैं और घेरने की पूरी तैयारियां। इस बीच सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज सुबह करीब 10 बजे विधानसभा पर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो लोगों का यह भी कहना है कि अब सरकार की नीतियां हैं, ओपन मार्केट है, मार्केट रेट से चीजें चलती हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो सरकारें वैट लेती हैं या फिर जो एक्साइज ड्यूटी ली जाती है उसमें तो रियायत दी जा सकती है। इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर, लखनऊ से कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। शिकायतों के बाद लोहिया के निदेशक हटाए गए। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक हटा दिए गए हैं। आपको याद दिला दें कि औचक निरीक्षण किया था मुख्यमंत्री ने इस अस्पताल का और इस लोहिया संस्थान में कई खामियां मुख्यमंत्री को मिली थी। शैलेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, बताइए क्या खामियां मिली थी? और खामियां मिले हुए भी काफी दिन हो गए क्योंकि 27 मई को ये खामियां मिली थी और अब कार्रवाई, अब एक्शन, और एक्शन के बाद क्या बदला ये भी आप बता दीजिए दर्शकों को। राजीव, देखिए, 27 मई को जब सीएम का दौरा हुआ था तो वो ऐसा वक्त था जब लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे थे, दौरे कर रहे थे। और इसी क्रम में 27 मई को मुख्यमंत्री गए थे लोहिया अस्पताल का निरीक्षण, संस्थान का निरीक्षण करने के लिए। और वहां पर उन्हें कई खामियां मिली थी, जैसे डॉक्टर्स के समय पर न आना, इसके अलावा जो महिलाएं थी वहां पर महिला वार्ड में उनका बाहर इंतजार करना और नर्सेज का ना होना, बेड्स पर चादरों का ना होना, तो इस तरह की तमाम खामियां मिली थी जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी। और इसके बाद जब फटकार लगाई गई तो अगले दिन यानी 28 मई को जो अस्पताल के निदेशक हैं AK त्रिपाठी, उनकी तरफ से एक आदेश जारी किया जाता है और संस्थान के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उनको हटा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी वहाँ कई और शिकायतें थी जो आती रही। इसके अलावा एक और बात आपको बताएं कि जो वहाँ के निदेशक हैं उनके खिलाफ कई और शिकायतें भी पहुंची थी। ऐसे टेंडर में गड़बड़ी से जुड़े हुए मामले थे, नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला था, प्रशासनिक फेलियर जैसी कई और शिकायतें थी। एक सांसद की तरफ से भी शिकायतें की गई थी, उनकी भी जांच हुई। और इन सब के बाद में आखिरकार कल जो है अचानक उनको वहां से हटा दिया जाता है
और इनको हटाने के साथ नहीं, फिलहाल जो लोहिया संस्थान की पूर्व कार्यवाहक निदेशक रह चुकी हैं प्रोफेसर नुसरत हुसैन, उनको वहां का चार्ज दे दिया गया है। आपको अगर हम शिकायतों की बात करें तो संत कबीर नगर के जो सांसद है प्रवीण कुमार निषाद, उनकी तरफ से यहाँ पर शिकायत की गई थी बाकायदा राज्यपाल के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, विभागीय मंत्री के यहाँ, कि उन्होंने ये बताया था कि जो संस्थान के निदेशक है के त्रिपाठी, उन्होंने तथ्यों को छुपाकर अनियमित तरीके से यहाँ पर जो संस्थान है वहाँ पर निदेशक का शैलेश, यानी कि मुख्यमंत्री को तो खामियां दिखी थी, साथ ही दूसरे नेताओं ने और दूसरे प्रतिष्ठित लोगों ने भी शिकायतें की थी और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। शिकायतें सिर्फ मुख्यमंत्री को ही नहीं बल्कि राज्यपाल को भी की गई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने अब एक्शन लेते हुए उन्हें हटा दिया है। प्रोफेसर नुसरत हुसैन को चार्ज दे दिया गया है। खबर कन्नौज से, जहां पर विवाहिता पर एसिड अटैक हुआ है। कन्नौज से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पुरानी रंजिश में युवक ने महिला पर तेजाब फेंका है। महिला के सिर और चेहरे पर तेजाब गिरा और बुरी तरह से झुलस गया है। छपाक, कुछ वक्त पहले एक फिल्म आई थी, वो फिल्म एसिड अटैक पीड़िता के जीवन पर आधारित थी। सोच बदलेगी यही आज से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बदल रहा है। नित्या मिश्रा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नित्या, महिला की हालत कैसी है और क्या आरोपी पकड़ा गया है? देखिए, अभी आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही है। और महिला की जो हालत है, उसे जब ये घटना हुई थी तो उसको पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका प्राथमिक उपचार देकर उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। क्योंकि डॉक्टरों का ये कहना है कि किस तरह की केमिकल का ये अटैक है, ये जिला अस्पताल में स्पष्ट हो पाएगा। तो कुल मिला के पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए घटना हुई और महिला घर पे अकेली थी और उस विरोधी ने घर पे आके उसके ऊपर एसिड डाल दिया। वहाँ डालने के बाद वो फरार हो गया है। महिला पूरी तरह से झुलसी हुई, जब अस्पताल पहुंची तो उसका प्राथमिक उपचार किया गया। तो कुल मिला के पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और इस तरह की घटना जो लगातार सामने आती रहती हैं, अंकुश नहीं लग पा रहा, तो इस पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल निशान खड़ा होता है। कहीं ना कहीं जो पुलिस को मौका बनाना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा है और इस तरह के जो आरोपी हैं लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल नित्या, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि आरोपी अभी तक फरार है। नेपाल के साथ नाजुक हो चले रिश्तों में एक और संकट गहराया है। सीमा पर नई चुनौतियों को लेकर, जिसमें अब नो मैंस लैंड पर कब्जे और सीमा मिटाने जैसी शिकायतें भी जुड़ने लगी है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। गलवान के हालात पर भले ही चीन के साथ रस्साकशी में कुछ कमी आई हो, लेकिन रफ्तार रफ्तार नेपाल हिंदुस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है, क्योंकि इसकी साजिशों का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस दायरे में वो न केवल हिंदुस्तान की जमीन पर निगाह गड़ाए है, बल्कि रिश्ते नातों की जरूरतों पर भी। नक्शे के जरिए हिंदुस्तान के हक पर डाका डालने वाले नेपाल में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किस तरह चलाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी देश के लोगों के सामने हैं। लेकिन अब जो साजिशें नेपाल कर रहा है, उससे ये शक गहराता जा रहा है कि वाकई ये नेपाल के भीतर कई सालों से पल रही साजिशों की अमरबेल है या फिर चीन की चालाकी पर पर्देदारी। दरअसल हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगे पिलर गायब हो रहे हैं। ये पिलर ही दोनों देशों की पहचान हुआ करते हैं और नो मैंस लैंड का सबूत भी। लेकिन पिलर गायब होने के बाद लोगों की बढ़ती बसावट से ऐसा लगता है कि एक बार फिर नेपाल अपने नक्शे में बदलाव की मंशा रखता है। गायब होने वाले पिलर श्रावस्ती जिले के जमनहा बॉर्डर के हैं। इनमें पिलर संख्या 645, 644/2, 644/1, 644, 643/2, 643/1 और जमनहा का 643 गायब है। पिलर संख्या 645/1, 637/17, 637/11, 636/17 और 633/6 टूट चुके हैं। इसके अलावा मुख्य पिलर 629, सब पिलर 128/1, मुख्य पिलर 628, 627, 626,
625/1, 625, 624, 623/1, 623, 622, 621 के साथ ही 620, 619, 618/2, 618, 917 और 615 पूरी तरह से टूट चुके हैं। सिर्फ श्रावस्ती में लगे अगर इन पिलर्स का हिसाब करें तो ठीक पिलर्स की संख्या 13 है, टूटे हुए पिलर्स की संख्या 14 और 30 पिलर गायब हैं। ये मुख्य पिलर हैं। मुख्य सब पिलर की अगर बात करें तो 129 पिलर ठीक हैं, जबकि टूटे हुए पिलर्स की संख्या 10 और गायब हो चुके पिलर्स 4 हैं। इस तरह कुल 142 पिलर ठीक हैं और टूटे हुए पिलर्स की संख्या 24 है, जबकि 34 पिलर गायब हो चुके हैं। पिलर्स के गायब होने की जानकारी लगातार गृह मंत्रालय को सुरक्षा एजेंसियां और जिला प्रशासन दे रहा है। बावजूद इसके इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो माना जा सकता है कि नेपाल के साथ बेहतर रिश्तों की सोच इसके पीछे रही होगी। लेकिन अब जब साफ है कि नेपाल की हिमाकत चीन और पाकिस्तान की तर्ज पर चल रही है, तो ऐसे में इसे गंभीरता से लेना होगा। भारत नेपाल के बीच नो मैंस लैंड की स्थिति भी साफ नहीं है। पिलर गायब होने से हालात गंभीर हो गए हैं और नो मैंस लैंड का वजूद भी खतरे में है। उधर दूसरी तरफ नेपाल भारत को लेकर अपनी नीतियों में भी बदलाव करने लगा है। नागरिकता के नियमों को सख्त बनाने में जुट गया है। इस कड़ी में उसने जो बड़ा फैसला किया है, उसके मुताबिक अब नेपाल में शादी करने वाली हिंदुस्तान की बेटियों को 7 साल बाद ही नागरिकता हासिल हो सकेगी। हालांकि इसे लेकर नेपाल में ही विरोध शुरू हो गया है। ये ऐसा है कि अभी तक जो सदियों से चला आया है, जो नेपाल के निर्माण के साथ चला है, जो हम लोगों के पूर्वज अग्रज के समय में चला है, वो अभी तक चल रहा था। नेपाल के लोग भारत में, भारत के लोग नेपाल में जो शादियां करते हैं, जो रोटी बेटी के संबंध हैं, ये जो पहले से कायम हैं और रहेंगे। इसी में जो भारत से शादी करके जो बहुएं आती थी यहाँ पर, उनको आने के साथ नागरिकता देने का जो काम चल रहा है और जो हो रहा है, यही हो हमारा तर्क है। लेकिन वो जो सत्ता पक्ष ने जो बात कहा है कि आने के 7 वर्ष बाद नागरिकता देना चाहिए, उस चीज़ को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ये आवाज़ उठा रहे हैं और आंदोलन करेंगे इस चीज़ के लिए। और आंदोलन होगा और किसी भी कीमत पर इसे न पेश होने देंगे और न पास होने देंगे। इसमें हमारी जो जनता है यहाँ की, वो निश्चित रहे। नेपाल की इस हरकत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि उसके अपने देश के भीतर। नेपाल कांग्रेस तो मानती है कि ये सब चीन के उकसावे पर किया जा रहा है। इसके सबूत में वो बताते हैं कि कैसे चीन और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों में समझौता हुआ है और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए चीन उन्हें कठपुतली बना चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और आपके चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का, इन लोगों का एमओयू हो चुका है। एमओयू हुए आपका करीब 2 साल होता जा रहा है। एमओयू होने का मतलब क्या कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ के लोग आकर यहाँ ट्रेनिंग देंगे, यहाँ के लोग जाएंगे वहाँ ट्रेनिंग देंगे। तो ये उन लोगों का एक संबंध बनाने का जो तरीका है। आपको लगता है कि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में ज़्यादा है, यहाँ के प्रधानमंत्री ज़्यादा उसके प्रभाव में है, और यही वजह है कि जो सदियों पुरानी हमारी जो परंपरा है उसको दांव पर लगा दिया गया है? हाँ, कोई ऐसी शक्ति है जो नेपाल की सरकार को इस वक्त एकदम से अपने ग्रिप में ली हुई है, खासतौर से हमारे केपी शर्मा ओली जी की सरकार को पूरी ग्रिप में ली हुई है। सिर्फ सियासी तौर पर ही नहीं बल्कि कारोबारी लिहाज से भी नेपाल पर चीन का दबाव बढ़ चुका है, जिसकी तस्दीक सांसद अभिषेक करते हैं। भारत से तो हमारा एक अलग ही किस्म का संबंध है, एक कल्चरल रिलेशनशिप है, और एक कल्चर को अडॉप्ट करने में कम से कम नहीं तो 400-500 साल लगते हैं। हमारा कल्चर, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, गंगा मैया को पूजन करने का कल्चर है, बनारस में जाकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का कल्चर है नेपाल का, और हिंदुस्तानी लोग पशुपतिनाथ आते हैं दर्शन करने, वो लोग जाते हैं मुक्तिनाथ दर्शन करने। तो ये हमारा जो कल्चरल रिलेशनशिप है ये बहुत पौराणिक है, और हमारा जो कल्चरल जो डिस्पैरिटी है चाइना से, जो हमारा कल्चरल रिलेशनशिप नहीं अभी तक डेवलप हो पाया है, उसकी वजह से हमारे वहाँ पे संवाद में समस्या आ रही है,
उनके कल्चर समझने में हमको भी समय लगेगा या उनको हमारा कल्चर समझने में समय लगेगा। इसलिए जो एक एज है, अपर एज है जो हिंदुस्तान के साथ हमारा एक जो संबंध है वो एक प्रगाढ़ किस्म का संबंध है, एक ही भिन्न किस्म का संबंध है। हालांकि नेपाल चीन के जाल में फंस चुका है, इसका सबूत भी सामने आया है। सड़क बनाने के बहाने चीन ने नेपाल की 33 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की माने तो देश के कुल 10 जगहों पर चीन का कब्जा है। इसके लिए उसने नदियों की धारा तक बदल डाली है। हालांकि भारत के खिलाफ विरोध जताने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार इस पर चुप है, जबकि विपक्ष खौफ में। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। डाबर हनी की बात है और